हमें अवसर दिया कि हम अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का आपके सामने विस्तार से चीजों को रख सकें। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारी डेमोक्रेसी में जितनी सरकार चलाने में जनप्रतिनिधि या सरकार की भूमिका रहती है व्यवस्थित चीजों को आगे बढ़ाने में, समान रूप से आप सबकी भी मुझे लगता है भूमिका उतनी महत्वपूर्ण रहती है। जो सरकार की योजनाओं, व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में आपके माध्यम से जानकारी नीचे जाती है, और दूसरी कई बार अगर कहीं विसंगति है, कहीं चूक है, तो उसमें उसको भी हाईलाइट आपके माध्यम से होता है, तो उससे भी सजगता से कामों को आगे बढ़ाने में हम सबको एक सुविधा रहती है। बंधुओं, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग लेता हूं। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियां हमेशा रहती हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चा जन्म के बाद सीधा हमारे विभाग से जुड़ता है, और जब वो 12वीं पास करके जाता है तब लगभग एक वयस्क नागरिक इस देश में बनके निकलता है। तो पूरा बाल्यकाल उसका जो है वो स्कूलिंग में निकलता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। तो सरकार को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इस एक वर्क को हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं, और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से ही सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर्ज संख्या को हम रोक पाए, और आंशिक रूप से हमने एडमिशन में वृद्धि दर्ज की। हम लोग पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारा विभाग करता है, और आरटीई के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे को सिलेबस मिले, सरकार उसको किताबें उपलब्ध कराए, और ये किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चे की पढ़ाई समय पर चालू नहीं हो पाती। कई बार बच्चा बाजार से किताबें खरीदता है। हमने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 100% किताबें जो बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोग हर स्कूल तक भेजने में सफल हुए थे, और उसका कारण है कि बच्चों की जो हमारी उपस्थिति है अप्रैल में ही हमने सुनिश्चित की थी। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि वो शासन द्वारा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध पुस्तकें बच्चे वो खरीद सकते हैं, और जो महंगी किताब, बड़ा बस्ता, इस तरह की जो शिकायतें, विसंगतियां थीं, उनसे भी मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसमें सफल हो पाएंगे। हमने कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया को सरलीकरण किया है। पहले बच्चा 5वीं पास होने के बाद में बच्चा और पालक तय करते थे उन्हें 6वीं में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पालक एक बार गया, एडमिशन नहीं मिला, दोबारा ध्यान नहीं दिया, बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था। हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि 6वीं में प्रवेश हेतु प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला को संपर्क करेगा, उसके प्रधानाचार्य से बात करके उस बच्चे को एनरोल कराएगा। ऐसे 9वीं प्रवेश के लिए भी उस प्राचार्य को जिम्मेदारी दी है कि मिडिल स्कूल से निकले हुए बच्चे को नजदीकी हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में उसको एनरोल कराएगा। और
इस कारण से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कक्षा 1 एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हम जो वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कक्षा 1 में 25-26 में पिछले वर्ष की तुलना में हमने लगभग 19.6 शासकीय विद्यालयों में 32.4% की हम लोगों ने नामांकन में दर जो है वो प्राप्त करी है। 25-26 में 9 से 12 में पिछले वर्षों की तुलना में हमने 4% की वृद्धि करी और कक्षा 5वीं और 8वीं का हमने बोर्ड पैटर्न भी इस प्रदेश में हम लोगों ने चालू किया है और इनका परिणाम भी समय पूर्व मार्च माह में हम लोगों ने घोषित किया था। हमारे जो 8.5 लाख बच्चे हैं जो शासकीय योजना तक निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी फीस जो आरटीई का पैसा है वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको उनके खातों में स्कूल के भेजने का हम लोगों ने काम किया। पिछले 3 सालों में मुझे बताते हुए खुशी है कि ड्रॉप आउट में भी काफी कमी आई है। बड़ा एक चुनौती थी शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल एजुकेशन में कि बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। 24-25 में प्राथमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट दर है वो 6.8 से घटकर 0 पे हम उसे लेकर आए। ये एक बड़ी संतोषप्रद उपलब्धि है और इस ड्रॉप आउट दर के लिए नीचे से लेकर हमारा स्कूल में जो टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरे एक अमला ने इसको एक बहुत प्राथमिकता के क्रम में रखा है, जिस कारण से ये सफलता हम प्राप्त कर पाए। हम 90% बच्चों को हमने उनकी ट्रैकिंग करी है समग्र आईडी में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, जो विद्यालयों से बाहर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक करके उन बच्चों को सुनिश्चित किया है कि वो हर विद्यालय में उनको दर्ज किया जाए। जो प्रोत्साहन हमारी योजनाएं हैं वो भी लगातार हम लोग उन योजनाओं को चला रहे हैं। जैसे पुस्तकों का वितरण है, हम लोगों ने बहुत अच्छे जो पुस्तक की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है। आप 2 साल पहले का सिलेबस देखेंगे, आज का सिलेबस देखेंगे, पेपर की क्वालिटी, उसकी ग्राफिक्स हैं, उसका कवर पेज है, मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि किसी ये शासकीय स्तर पर छापा गया है या किसी प्राइवेट कहीं से छप के आया है। मतलब हमारी क्वालिटी इतनी इंप्रूव करके हमने दी है कि बच्चे को किताबें देखकर वो आपको साफ स्पष्ट अंतर उसमें समझ में आएगा। हम लोग प्रोत्साहन योजनाएं बच्चों को लैपटॉप देते हैं। इस साल आप सबने देखा है कि हमने लगभग 94,000 बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। इसी ऐतिहासिक स्थल पर हमने 7,800 बच्चों को स्कूटी यहां पर हमने देने का काम किया है। साइकिल का वितरण हमने अगस्त माह में प्रारंभ किया था। इस साल हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल के महीने में इसको बाइंड अप करेंगे। सारा जो हमारा यूनिफॉर्म है, लैपटॉप है, आपका स्कूटी है, साइकिल्स है, सिलेबस है, हमारी कोशिश है कि एकेडमिक सेशन चालू होने के पहले हम ये सारी चीजें बच्चों को उपलब्ध करा दें, जिससे जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसे केवल पढ़ने जाना है, उसका किसी अन्य चीजों की तरफ बच्चे की कोई वाध्यता शेष नहीं रहेगी। हम गणवेश आदि अभी सिंगल क्लिक से हम उसे डीबीटी करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे सांदीपनि स्कूल में हम एक अच्छी क्वालिटी यूनिफॉर्म उनको उपलब्ध कराते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्वालिटी यूनिफॉर्म बच्चों को हम समय पर उपलब्ध करा सकें, सिले हुई यूनिफॉर्म दे सकें, उस पर भी विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम उसकी प्रतिपूर्ति भी समय पर करेंगे। हमारा जो शिक्षकों की उपलब्धियां का है, ये भी हम लगभग 32,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे वो प्रोसेस में है, उनके एग्जाम्स वगैरह उनके कंडक्ट कर रहे हैं। 30,000 भर्ती करेंगे हम, और हम लोगों ने 24,000 पात्र शिक्षकों को उनको उच्च पद प्रभार पर उनको प्रमोट किया है। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए। हमने 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल में जब सेशन चालू होगा तब अतिथि शिक्षक को हम उस समय उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। 20,000 से मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से हम लोगों को जानकारी आती रहती थी कि कहीं सरप्लस टीचर्स हैं, कहीं पर है नहीं है, तो वो हमने अतिशेष शिक्षकों का युक्तकरण किया। इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20,000 अतिशेष शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से जहां पर कम है या जहां पर अधिक है उनको समायोजित करने का काम किया हम लोगों ने।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी हम लोग व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं और शिक्षकों के सहयोग से हम लोग एक जो सहयोगात्मक चिंतनशील मेंटर प्रधान अधिगम जो है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक समुदाय के लिए हर माह कक्षावार एक सहकर्मी अधिगम जो कहते हैं ना कि एक पीयर लर्निंग कम्युनिटी के रूप में शिक्षक संवाद सत्रों का भी हम आयोजन कर रहे हैं और लगभग 80% हमारे रेगुलर टीचर और 96 से ऊपर हमारे अतिथि शिक्षक हम लोगों ने जो एक हमारे शिक्षक जियो टैग आधारित एक ऐप तैयार किया है जिस पर हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उस पर हमारी उपस्थिति शिक्षक दर्ज करा रहे हैं और जहाँ थोड़ी बहुत विसंगति थी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐप के अंदर कुछ सुधारने की आवश्यकता थी, उनको भी हम लोगों ने समय पर ठीक करने का काम किया है और आगामी समय में 100% अटेंडेंस जो है वो ई अटेंडेंस के रूप में हम उसे करेंगे। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ भी दूसरे विभागों में ई अटेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट आया है उससे काफी मतलब शिक्षक को भी काफी राहत है, उसकी छुट्टियों की समस्या है, उसके दूसरे तरह की जो उनको विसंगतियों का सामना करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके भी निराकरण का उनको एक अवसर मिलता है। छात्रावासों का प्रबंधन भी हम लोगों ने पहले से बेहतर किया है और हम लोग ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन एवं इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसमें कि उनके प्रवेश आदि की ऑनलाइन व्यवस्था हो। मैनुअल फेस टू फेस का हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो, ऑनलाइन जितनी ज्यादा सुविधाएं हम दे सकें उन चीजों को हम लोग संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू की है। हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय छात्रावासों हेतु पहली बार ऐसा हुआ है कि बिस्तर, रसोई के उपकरण, वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, सीसीटीवी कैमरे, सामग्री आदि की हम लोगों ने एक साथ इनकी खरीदी की स्वीकृति जारी करी है जिससे ये पूरे बच्चे पूरा ट्रैक होते रहें, उनकी पूरी व्यवस्थित उनको सुविधाएं मिले, इस बात की विभाग के पास में मतलब एक मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म भी डेवलप हो जाए। हम लोगों ने करीब 67,000 बच्चों को मतलब बालक बालिकाओं को प्रारंभ के स्तर पर जो एक आत्मरक्षा ट्रेनिंग रहती है, सेल्फ डिफेंस की जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वो भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध कराया है। वो पहली बार जिलों को हम भवन मरम्मत, शौचालय मरम्मत, पेयजल सुविधा, कक्षाओं में पंखे, रोशनी आदि के रखरखाव के कार्यों हेतु हम लोगों ने निधि आवंटित की है। इसमें हम लोगों ने टाइमलाइन दी है कि अप्रैल के पहले हर हाल में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हर स्कूल में खत्म हो जाना चाहिए। राशि दी है, तीनों हमारे जो विद्युत हमारे जो बोर्ड हैं तीनों मध्य प्रदेश के, उनको सीधा पैसा हमने उपलब्ध कराया है और एमपीवी के माध्यम से हम ये काम करा रहे हैं। इसी तरह से शौचालय पूरे संचालित हों और व्यवस्थित तरीके से हो, इसकी भी हमने उनको टाइमलाइन निर्धारित की है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 15,000 अतिरिक्त कक्षों की डीपीआर हमने तैयार की है। 325 विद्यालयों में लगभग 1700 के आसपास हमने अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति जारी की है और पीएम जनमन के अंतर्गत 106 छात्रावासों एवं डीए जगुआ के 104 स्वीकृत छात्रावासों हेतु निर्माण एजेंसियों को कार्य आवंटित किए हैं। और शौचालय आदि के लिए हमने जैसा हमारा विद्युत शौचालय है, भवन है, बाउंड्री वॉल है, आधारभूत जैसे जीर्ण शीर्ण भवन है, इसकी हमने कार्य योजना बनाई है। हर हाल में 3 सालों में हम इन कामों की पूर्ति करेंगे। बजट में प्रोविजन कर रहे हैं, हम वित्त से हम मांग भी कर रहे हैं कि हमें राशि उपलब्ध कराएं जिससे 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश जो है जीर्ण शीर्ण भवन, बाउंड्री वॉल की कमी, नए हमारा जो जिन भवनों की आवश्यकता है उनकी 100% हम पूर्ति कर सकें और 3 साल बाद हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे पास इस तरह की कोई विसंगति नहीं है। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए 100% संसाधन हम उपलब्ध करा पाएंगे। इस पर सरकार बहुत एक प्राथमिकता के क्रम में हमारी सरकार काम कर रही। पीएम श्री सांदीपनि विद्यालयों का जहां तक सवाल है, हम लोग लगभग 275 सांदीपनि और 799 पीएम श्री विद्यालयों को मॉडल एनईपी के उदाहरणीय विद्यालय के रूप विकसित करने की हमारी योजना है। सभी पीएम श्री विद्यालयों में भारत सरकार की तरफ से हमारे जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी हम पूर्ति कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालयों के पहले चरण एक उच्च नामांकन को ध्यान में रखते हुए और इनके जो समाज में इनकी एक
कहना चाहिए सांदीपनि विद्यालय की गुणवत्ता के कारण जो एक आकर्षण पैदा हुआ है, बच्चों का एडमिशन इनकी तरफ जो आकर्षित हुए हैं, पेरेंट्स आकर्षित हुए हैं। भविष्य में हम लोगों ने एक कॉस्ट एफिशिएंट एस्टिमेट तैयार किया है। एक ऐसा मध्यम मार्ग हमने तय किया है कि बहुत महंगा सांदीपनि के बजाय एक ऐसा एक कॉस्ट एफिशिएंट एक हमारा जो एस्टिमेट है उसके आधार पर हम नए सांदीपनि भवन माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसी मंशा है उसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारे अच्छे हायर सेकेंडरी के स्कूल्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको अलग से बजट उपलब्ध कराकर उनको भी सांदीपनि हमारे आश्रम में परिवर्तित करके भविष्य में इनकी संख्या को भी हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध करा सकें। डिजिटल शिक्षा में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। 24% मिडिल स्कूल और 100% कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास 84% हायर सेकेंडरी शालाओं को हमने स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने का काम किया है। 26-27 में सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास हम स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। व्यवसायिक शिक्षा में भी जैसे बच्चों का जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि 8th के बाद 10th के बाद 12th के बाद जो ड्रॉप आउट होता है उसको ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं। लगभग 3,367 9 to 12 तक के विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई है। 17 ट्रेड और 42 जॉब रोल का प्रशिक्षण है, जिसमें पिछले वर्ष लगभग 690 विद्यालयों में हमने कृषि ट्रेड जो है वो प्रारंभ किया है। और आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मन है कि मध्य प्रदेश के यथासंभव जिन स्कूल्स में व्यवस्था हम दे सकते हैं उन्हें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में हम कृषि विषय जो है वो चालू कराएं। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी हमने लगभग 690 विद्यालयों में चालू किया और हमारी कोशिश है आगामी समय में जहां पर भी हम व्यवस्थित ये करके जिन स्कूल में चालू कर सकते हैं वहां कृषि विषय के साथ हम हायर सेकेंडरी में बच्चों को एक व्यवस्था अतिरिक्त देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने 25-26 में 984 अतिरिक्त विद्यालय सम्मिलित किए हैं, जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 24-25 में 4 लाख से बढ़कर 5,90,000 हुई है। आगामी 2 वर्षों में हम इसे 100% करेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, जहां पर व्यावसायिक शिक्षा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं का प्रदर्शन आप अच्छी तरह वाकिफ है। पिछले साल हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और एग्जाम्स में जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसका सीधा ये माना जाता है कि इसमें हमारे शिक्षकों ने परिश्रम किया है, प्राचार्यों ने किया है। हमारा जो एग्जाम का एक प्रोसेस है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट रही है, बच्चों ने मेहनत करके अपना पार्टिसिपेशन उसमें किया है। तो ये पूरा एक अच्छा बेहतर परिणाम मध्य प्रदेश में हमारे आए हैं। 10वीं क्लास में हम 56% से बढ़कर 76.22%, 20% की वृद्धि हमारी हुई थी। और 12वीं क्लास में 63 से बढ़कर हम 74.56%, 12% की वृद्धि की थी। वृद्धि करना मुझे लगता है कि हमें लग रहा है कि आसान काम है, लेकिन उस पर बने रहना बड़ी चुनौती है। इस साल हम लोग लगातार बच्चों को समय पर मतलब उनको जो अलग से एडिशनल क्लासेस हैं और बच्चों को अतिरिक्त समय में कोचिंग है, जिस दिन एग्जाम होगा एग्जाम खत्म होने के बाद में भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, बच्चे को अगले पेपर की तैयारी कराने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से जैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार कराता है, वैसे शासकीय स्तर पर भी हमारा जो वहां का अमला है वो बच्चों को एग्जामिनेशन के समय में पूरी तत्परता के साथ उनकी तैयारी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। हमारी द्वितीय बोर्ड की परीक्षा जो है, पहले एक बार बोर्ड का एग्जाम होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि आप 2 बार परीक्षाएं ले सकते हो। मध्य प्रदेश उन पहले राज्यों में से है जहां पर यह द्वितीय बोर्ड की परीक्षा का संचालन हमने चालू किया है। और द्वितीय परीक्षा के उपरांत अंतिम हमारा जो परीक्षा का प्रतिशत आया है वो 10th में 87.52 है और 12th में 82.53 है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 76 और 74% था, वो 87 और 82 हो गया। मतलब बच्चे जो पहली परीक्षा में रह गए थे, दूसरे अटेम्प्ट के बाद में उन बच्चों को भी उससे लाभ हुआ है और अपना एग्जाम क्लियर करने में उनको सफलता मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हम लोग काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स की लगातार हम लोग बैठकें करते हैं और जो पाठ्यचर्या वगैरह हमारी जो है, जो सिलेबस आदि तैयार होता है, उसके लिए हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 49 जो हमारी पुस्तकें हैं, बुकलेट्स हैं, उनका 12 भाषाओं में अनुवाद किया है और उन पुस्तकों को
त्रिभाषा फार्मूला, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में तैयार कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का एक प्रावधान है कि स्थानीय स्तर, बुंदेलखंड में अगर किताब चलेगी तो बुंदेलखंडी हो, मालवा में है तो मालवी हो, निमाड़ का है तो निमाड़ी भाषा हो। इस तरह से स्थानीय भाषाओं में भी उन किताबों को हमको छपवाना है। तो हम त्रिभाषा फार्मूला के तहत हम लोग उन किताबों को भी अपना छपवाने का हम काम कर रहे हैं। और 89 ट्राइबल विकास खंडों में हमने इनकी जो हमारी त्रिभाषा वाली जो हमारा सिलेबस है उनको हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। कौशल विकास में हम लोग लगे हैं कि बच्चों को पुस्तकें और मार्गदर्शिका है उसका निर्माण और प्रशिक्षण पूर्ण किया है हमने। लर्निंग किट और फ्लोर गेम्स उनको उपलब्ध कराए हैं। और एनसीईआरटी में विकसित शिक्षण सामग्री हमारी जो जादू पिटारा के रूप में हम देते हैं, प्रदेश की शालाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से आंगनबाड़ियों की प्राइमरी में मैपिंग, अधिकतम आंगनबाड़ियों के जो कोलोकेशन है उनकी योजना भी हमारी प्रक्रियाधीन है। जो नर्सरी में बच्चा जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में चला जाता है फिर बाद में हमारे पास नहीं आता, तो उसको हम ट्रैक कर रहे हैं कि बच्चा उड़ ना जाए। और हमारे यहाँ एक बेहतर जो हमारा जो कोलोकेट करेंगे हम दोनों आंगनबाड़ी और हमारे स्कूल्स के साथ, उस बच्चा वो रहे और स्कूल में ही हमारे पढ़े। प्रदेश की 8 डाइट जो हैं उनको हमने डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन उनका किया है। भोपाल, सीहोर, खंडवा, सागर, मंदसौर, जबलपुर, रीवा। सेकंड फेज में हम 10 जो डाइट है हमारे डाइट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रमोट करेंगे। बालाघाट, पन्ना, नरसिंहपुर, उज्जैन, विदिशा, शाजापुर, शहडोल, उमरिया, सतना, हट्टा एवं दमोह। हम लोगों ने उल्लास नव भारत साक्षरता का कार्यक्रम बढ़ाया है। साक्षरता में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं और आगामी 3 वर्षों में 100% बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की हमारी योजना है। 3 वर्षों में हम लोग, हमारा प्रयास है कि जो हमारी माध्यमिक विद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने, माइक्रो प्लानिंग की जाएगी। विद्यालय के समय में किए गए हमारे जो स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं उनकी संभावनाओं पर भी हम काम करेंगे। हमारे संदीपनी विद्यालयों का संचालन जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उनके हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में आईसीटी लैब्स की स्थापना हम करें। और हम एक संभावना भी खोज रहे हैं कि पीपीपी मॉडल पे कुछ क्या बेहतर इसमें किया जा सकता है, कि वो भी बहुत प्राइमरी लेवल पे हम एक सोचना हमने चालू किया है। एनसीसी के विस्तार हेतु प्रस्ताव भी अंतिम रूप देकर अनुमोदन की प्रक्रिया है। एनसीसी को भी हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं। जैसे दूसरे देशों में, आप यूएस वगैरह में देखो, यूरोप के देशों में, वहाँ आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग का एक बड़ा वो है कि बच्चों को दी जाती, हर हाल में दी जाती। हमारे यहाँ एनसीसी से एक डिसिप्लिनरी आता है, एक अनुशासन सीखता है बच्चा। तो ज्यादा से ज्यादा एनसीसी को हम प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में इसको स्थापित करा पाएं, इस पे हम प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारा टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन जो है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में उसको हम विकसित कर रहे हैं। और स्टार्स आदि में भी हम 100 करोड़ की राशि से नए सीमेट, स्टेट असेसमेंट सेल और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि बनाने का भी हम काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं बहुत, हालांकि प्राथमिक शुरुआती दौर में है, लेकिन हम एक ऐसा कार्यालय तैयार करने वाले हैं जिसमें हमारे जो विभाग हैं, आरएसके हो, सीपीआई हो, हमारे बोर्ड्स हैं, अनेक तरह के बोर्ड हैं शिक्षा विभाग में, एक सिंगल बिल्डिंग में, अगर जो हमने सोचा है अगर सफल हुआ तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग हम भोपाल में बनाएंगे। अगर उसकी परमिशन मिलती है तो 22 वाले की एक भवन बनेगा जिसमें शिक्षा विभाग के सारे ऑफिसर्स भवन के अंदर होंगे। और उसको कमर्शियली कैसे हम उसको वाइबल करेंगे जिससे उसकी इनकम भी जनरेट हो और हमारे विभाग भी उसमें एक साथ एक बिल्डिंग के अंदर संचालित हो सकें, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक ऐसा उन्होंने लक्ष्य दिया है कि जिसको अगर हम पूरा कर पाएंगे तो ये देश में अपने किस्म का एक मॉडल होगा। हम लोग निजी विद्यालयों की मान्यता का एक बड़ी विसंगति होती थी, निरीक्षण है, अपील प्रक्रिया है, लोग परेशान होते थे, अनावश्यक रूप से राजधानी या जेडी ऑफिस में जाना पड़ता था। तो हम उनको एक ऑनलाइन पोर्टल हम विकसित कर रहे हैं जो आगामी समय में उनको मान्यता लेना है, अपील करना है, किसी भी तरह की अगर कोई एंड टू एंड की किसी चीज की उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो वो ऑनलाइन उसकी पूर्ति कर सकें। ये प्लेटफॉर्म भी हमारा विभाग विकसित करने जा रहा है। विगत 2 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग की भविष्य की मजबूत नींव रखी। हमारा संकल्प है कि विकसित मध्य प्रदेश
2047 के लक्ष्य को हम लोग लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। और वो लक्ष्य तभी पूरा होगा, मुझे लगता है कि जो हमारी बच्चों के हित में जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो, पारदर्शी तरीके से हो। जो बच्चों को हम सुविधाएं देते हैं, स्कॉलरशिप्स है, उनके इंसेंटिव्स हैं, उनकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दी जाने वाली फीस है, साइकिल्स हैं, लैपटॉप है, स्कूटी हैं, अपना पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति है, इकलौती बेटी कन्या की छात्रवृत्ति है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, और जो अपना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है शासकीय स्कूलों में और कम दर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ये सब चीजें समय पर मिलती रहे बच्चों को, इस बात के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो बच्चों का पलायन होता था, उस पलायन को हम रोक सकें, उनकी ट्रैकिंग कर सकें, इस पर भी विभाग ने काफी विस्तार से काम किया है। और हम लोग बच्चों को जैसे मार्गदर्शन भत्ता देते हैं मेडिकल बोर्ड द्वारा, जब हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम 10 माह का कहीं पर 3,000 रुपये प्रति विद्यार्थी की राशि दी जाती है, कहीं पर जो 80% बच्चे दिव्यांग हमारे हैं उनके 2,500 रुपये के आसपास उनको राशि दी जाती है। ये जो स्थायी फंड है या जो इस तरह की योजनाएं हैं, इनका क्रियान्वयन इस समय पर हो, उन बच्चों को सुविधा मिले, उन बच्चों को हम ट्रैक कर सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ओपन स्कूल में भी हम लोग परंपरागत रूप से जो बच्चे हमारे SC ST के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, BPL वाले बच्चे हैं, उनको भी हम 40% की हम छूट प्रदान कर रहे हैं। वर्ष में 2 बार जून में और दिसंबर में हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं, और परीक्षाओं को 5 वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुल 9 अवसर प्राप्त होते हैं। तो कोई भी बच्चा डिग्री के बिना नहीं रहेगा, इस बात की हम चिंता करते हैं। और अभी हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है, अगर वो सफल होगा तो इसको प्रदेश स्तर पर बढ़ाएंगे, कि हम एक ऐसा विद्यालय बना रहे हैं अपना राजगढ़ में और नरसिंहपुर जिले में। जैसे इंदौर और उज्जैन में भारत सरकार का सांदीपनी विद्यालय है, संस्कृत का एक बड़ा संस्थान है, सफल संस्थान है, उसकी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश में आदि शंकराचार्य गुरुकुलम के रूप में 2 जिलों में अभी हम उसको शुरू कर रहे हैं, जहां संस्कृत, वेद और योग, इनकी शिक्षा एक साथ एक ही कैंपस में कराई जाएगी। और बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी योजना ये है, उसमें गाय के ऊपर भी हम बच्चों को अध्ययन कराएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है कि गाय से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, निरोग रहने के लिए एक वातावरण मिलता है। तो वो भी रिसर्च का एक सेंटर होगा। इस तरह की भी हम लोग एक व्यवस्था आगे आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में इस तरह का हमारा एक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और समय समय पर जो भी कई बार अच्छे समाज से भी आइडियाज आते हैं, उनको भी हम लोग टेकअप करते हैं, उनको समाहित करने का काम करते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ एक साथ हम ले लें, दूसरा विभाग हमारा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने, जैसा आप जानते हैं कि 2003-04 में जो एक परिवहन सेवा हमारी बंद हुई थी, सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ ये हुआ है कि उसके लिए हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी का एक गठन किया है, मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MPYPIL के नाम से उसे हमने रजिस्टर्ड कराया है। और मध्य प्रदेश में सर्वे आदि का काम चल रहा है, उसके ऊपर हमारा एक बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम डेवलप करने वाले हैं, जिसमें कि रूटों का चिन्हांकन, ग्रामीण हर गांव, दूरस्थ गांव तक हम बस को भेज सकें। और ये PPP मोड पे है, प्राइवेट हमारे जो बस ओनर्स हैं उनके सहयोग से हम ये योजना को संचालित करेंगे। और अभी हम लोग इसको जो है वैज्ञानिक ओरिजिन, डेस्टिनेशन और यातायात सर्वेक्षण का हमारा जो काम चल रहा है, उसको भी हम लोग लगभग पूर्णता की स्थिति में हैं। और हम लोगों ने उस सिस्टम को उज्जैन और इंदौर में अभी सर्वे का काम है, जबलपुर में पूर्णता की तरफ है। हमारी कोशिश है कि अप्रैल मई जून तक हम लोग उसे इंदौर संभाग से इस महत्वपूर्ण परिवहन सेवा को, जो कि लंबे लगभग 20 साल के अंतराल के बाद इस प्रदेश में दोबारा चालू होगी, उसको शुरू कर पाएं। एक बहुत अच्छा एक सिस्टम अभी जिसकी तैयारी विभाग ने की है कि उसको हम बस को ट्रैक करेंगे, बस के जो किराए है उस पर सीधा सरकार का नियंत्रण होगा,
कैमरे आदि लगेंगे, महिला बच्चों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होंगे और जिस रूट पर चिन्हित करके परमिट दिया गया है बस हर हाल में उस रूट पर चले, इस बात की चिंता जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है वो करेगा। तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन विभाग ने उसको भी बहुत एक प्राथमिकता के आधार पर लिया था और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि परिवहन विभाग का एक महत्वपूर्ण एक उपक्रम इस प्रदेश में खड़ा होगा और आम आदमी को मिलने वाली सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं में से एक आवागमन के लिए एक शासकीय परिवहन सुविधा इस प्रदेश में हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हम लोगों ने परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन है, परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस आदि है, इनको एनआईसी के पोर्टल से वाहन तथा सारथी के माध्यम से इनको एक ऑनलाइन प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है, जिसमें आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन अपना सेवा प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फेसलेस जो सेवाओं की सूची में प्रदेश में प्रचलित समस्त सेवाओं को फेसलेस के रूप में प्रदान किया जाना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में अव्वल जो हमारे टॉप स्टेट्स हैं, दो चार जिन लोगों ने ये काम चालू किया होगा, वो मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां पर फेसलेस सेवाएं हम परिवहन विभाग के परिवहन कार्यालयों के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 एक का के तहत जारी किए जाने वाली यात्री बसों के शादी के परमिट हैं, पार्टी आदि के अस्थायी परमिट हैं, उन सबको हम लोगों ने ऑनलाइन एक व्यवस्था यहाँ पर चालू करी है कि अस्थायी परमिट वगैरह भी जो ऑनलाइन आवेदकों को प्रदेश में ऑटो अप्रूवल सेवा के माध्यम से जारी किया जाना भी प्रारंभ किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और हम पंजीयन प्रमाण पत्र 1/10/24 से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग जारी किए जाने का प्रावधान जारी कर चुके हैं और एमपी ऑनलाइन सेंटर्स के माध्यम से भी आम जन को परिवहन विभाग की सेवाएं ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करने के लिए हमारे सीएससी सेंटर्स के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी राज्य सरकार द्वारा 1925 से सुविधा केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। अब नागरिक प्रदेश भर में स्थित 1.25 लाख, 1.25 लाख के आसपास हमारे जो सेवा केंद्र हैं, वहां कहीं से भी परिवहन विभाग की सेवाएं अपना वो ले सकता है विभाग की। और हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक वाहनों में हम लोग छूट दे रहे हैं, आपका पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहन होने वाले समस्त इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर यान कर में पूर्णतः हमने छूट प्रदान की है। और साथ ही जो सीएनजी के हमारे व्हीकल्स हैं उनमें भी हमने 1% का छूट का प्रोविजन किया है। पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी हम लोग लेकर आए हैं और उसको जैसे पुराना वाहन स्क्रैप करेगा तो नए वाहन खरीदने पर उसको हम टैक्स में छूट देने वाले हैं और 50% की हमारे टैक्स में छूट देंगे हम। इस तरह से पुराने वाहन बाजार से हटें जिनकी लाइफ पूरी हो गई है और अनधिकृत रूप से रोड पर चलते हैं, उनको इस प्रोत्साहन से मुझे लगता है कि बहुत लाभ मिलने वाला है। हम लोग ड्राइविंग जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको भी हम लोग प्रदेश में बढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक साल होने वाली दुर्घटनाओं में काफी अधिक मात्रा में सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालक की गलती के कारण होती हैं और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाहन चालकों को कुशलतापूर्वक वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग हमारा ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये इसका एक रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, इस तरह से हर स्तर पर हम लोग इनको चालू करने जा रहे हैं। और अभी हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश के सहयोग से इंदौर एवं छिंदवाड़ा में पूर्व से 2 हमारे आईडीटीआर संचालन में हैं। भोपाल, बैतूल और छतरपुर में 3 हमारे जो आरडीआईटीसी के जो सिंगरौली और धार, सतना, सीधी, रायसेन, देवास, विदिशा, दमोह, गुना, मऊगंज, सागर, शिवपुरी, शहडोल, जबलपुर, मुरैना में 1-1 और रीवा जिले में 2, ऐसे कुल 18 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिलों स्तर पर उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनके निर्माण के काम जारी हैं। और
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हमारे जो हैं एटीएस, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी फिटनेस जो है मैनुअली देते थे, विसंगतियों की संभावनाएं रहती थी, अब वो ऑटोमेटिक तरीके से हम देंगे। तो मतलब मानव हस्तक्षेप रहित पारदर्शी तरीके से हम फिटनेस की जांच करेंगे। हम अभी प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन, देवास 18 हमारे एटीएस स्टेशन जो हैं वो संचालित हैं। तो इन सब पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जितना हम पारदर्शी तरीके से इस विभाग को संचालित करने की हमारी जो कोशिश है कि व्यक्ति घर बैठकर सुविधाएं प्राप्त करे और सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन उसको अपना अपलोड कर सके अपने, इस पर भी हम लोगों ने बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का काम किया है। हम लोग मोटरयान कराधान के नियमों में भी संशोधन कर रहे हैं, उसमें भी जहां लोगों के हित में जो सुविधाएं हम दे सकते हैं उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और एक बेहतर पारदर्शी व्यवस्था के लिए जितना सिस्टम लोगों से संपर्क विहीन सिस्टम, सीधा कंप्यूटर के ऊपर बैठकर, मोबाइल के ऊपर बैठकर जो योजनाएं संचालित कर सकते हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़े हैं और मध्य प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में है जहां डिजिटली हम ये सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। धन्यवाद। पर भवन नहीं है इसलिए वृक्ष के नीचे लग रहा है, जर्जर भवन है इसलिए सुविधा की दृष्टि से, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं दूसरे भवन में लग रहा है। हमने इसलिए प्राथमिकता तय की है। हम हर हाल में 3 साल में इस विसंगति से इस राज्य को मुक्त कराएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर मेरा सवाल, मैं दिव्या गोयल। दूसरा सवाल, हम लोग अभी बहुत, मैंने पहले कहा है कि हम 2 जिलों में प्रयोग करने जा रहे हैं। हम ऐसे संस्थान विकसित कर रहे हैं जहां संस्कृत, योग, वेद, इनका हम अध्ययन एक साथ एक जगह कराएंगे। और जब हम संस्कृत, योग और वेद पर जाते हैं तो आप देख रहे हो कि गाय को लेकर अकेले हिंदुस्तान में नहीं, हम तो आदिकाल से गाय हमारी, गौ हमारी माता है, ये है, उस पर मतलब कहीं हम स्वाभाविक रूप से मानकर चलते हैं कि गाय के कारण हम किस तरह से हमको लाभ होते हैं। अब दूसरे देशों में भी लगातार आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हो कि गाय पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग गाय पालने लगे हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से गाय का महत्व क्या है, गाय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, साइंटिफिकली उसके रखने से क्या फायदे हैं, इस तरह का मैंने कहा कि भविष्य में हम जोड़ने का सोच रहे हैं। तो इस तरह से हम चीजों को आगे ले जाएंगे। मंत्री जी इधर से सवाल।
का विषय है और इसको हम प्राथमिकता के आधार पर इसके हम जो भी विसंगति उसकी पूर्ति भी करेंगे और उससे अपडेट भी करेंगे। और दूसरी बात, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मुझे लगता है ये हर प्रदेशवासी को जानने की आवश्यकता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कक्षा 8वीं तक जो बच्चा है वो 86% बच्चा हमारा 8th तक जाता है। अगर 100 बच्चे हम एनरोल करते हैं पहली में तो 86 बच्चे हमारे जाते हैं। 10th तक हम 54%, 12th तक 32%। मैं इसलिए आपका इस पर ये बच्चा कैसे 12वीं तक जाए, और वो छोड़ता इसलिए है कि कई बार गरीब परिस्थिति के कारण उसके पास, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम आरटी के बाद में जैसे हम कहाँ कैसे जाएंगे। उसको लगता है कि इससे बेहतर तो ये है कि हम माता पिता का सहयोग करें, उस हमारा जीवन यापन होने लगे। तभी हम लोगों ने लगभग 4211 हायर सेकेंडरी से में से 38 स्कूलों में हम लोग व्यवसायिक शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आगामी वर्ष में हम हायर सेकेंडरी के 100% स्कूल्स में व्यवसायिक शिक्षा देंगे बच्चे को। उनको हम कहेंगे आप यहाँ रहिए, यहाँ रुकिए, हम आपको व्यवसायिक रूप से इस तरह से आपकी स्किलिंग करेंगे, हम आपको तैयार करेंगे जिससे आप पढ़ने के बाद में जिस रोजगार के लिए आप 8वीं के बाद छोड़ के भाग रहे हो, आप यहाँ 12वीं तक स्टे करो। हम आपको आपकी जो कुशलता आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम विकसित करेंगे और जिस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको हम ट्रेन करके 12th के बाद में रोजगार करने लायक आपको हम बनाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन है,
अवैध गतिविधि को विभाग कभी प्रोत्साहित नहीं करता। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो हम अकेले अपने विभाग से चेक नहीं कराते, हम वहां के स्थानीय कलेक्टर से, पुलिस अधीक्षक से उसकी जांच कराते हैं और दोषी पाए जाने पर शायद ये ऐसा विभाग होगा कि अपने जो उपलब्ध कर्मचारी हैं उनकी संख्या में हमने पिछले जुलाई के बाद से आज तक 13 लोगों को निलंबित किया है, ट्रांसफर किए हैं, अटैचमेंट, लगभग हमने 6% कर्मचारियों पर कार्रवाई की है 1.5 साल के अंदर। ये बड़ी मात्रा में कार्रवाई है और हमारी कोशिश है किसी भी किस्म की अवैध गतिविधि उसको कतई उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा और हर हाल में। लेकिन हम जो हमारा ट्रैकिंग का मैकेनिज्म है, जांच का जो हमारा एक सिस्टम है, उसको हम बाधित नहीं होने देंगे। अगर कोई मतलब एक प्रोफेशनली या जो स्थानीय स्तर पर जो एक आपराधिक व्यक्ति के लोग हैं वो जबरदस्ती टॉर्चर करेंगे, अधिकारियों को फर्जी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, तो उसमें भी विभाग दबाव में नहीं आएगा। हम स्थानीय पुलिस व्यवस्था से, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इन चीजों को भी निराकरण करने का काम कर रहे हैं। वो क्या है, डेमोक्रेसी में हमारे मंत्री जी मेरा ये भास्कर डिजिटल का जरा जवाब दे दूं मैं, ये ठाकुर साहब का जवाब दे दूं। क्या है, आपने वीडियो अपलोड किया, अखबार की खबर आई, हमारे प्रजातंत्र में सुनवाई का, जांच का एक मैकेनिज्म, आप किसी को सीधा फांसी पर नहीं लटका सकते, उसकी जांच हम कराएंगे। हमारा जांच का तंत्र, पुलिस अधीक्षक वहां से वीडियो सही है नहीं है, व्यक्ति कौन था, किस विभाग का था, किस शहर का था, वो सही है या मिथ्या जानकारी है, वो जब तक वो चीज नहीं आ रही तब तक हम कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जांच में सही चीज आने के बाद तुरंत हम कार्रवाई करते। हम हमारे जो सेंटर्स हैं जहां, उनके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना लाइसेंस बना सकते हो। बच्चे को नहीं पता रहता तो हमारे जो सुविधा केंद्र हैं उन पर जाके बनवा सकते हैं। अब किसी भी किस्म के किसी दलाल के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं किसी सरकारी कार्यालय में, लेकिन व्यक्ति जाकर और दलाल को खोजे और मोबाइल से न बना के, घर से न बना के, वो हमारे जो ऑफिशियली सेंटर्स बने हुए हैं वहां न जाके उसके पास जाके इस तरह से इन्वॉल्व होता है, ये बड़े जांच का विषय है। सर ये बताइए प्लीज। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक सबब, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, कि सर इसी में एक सवाल जोड़ना, क्या है, 2014 के पहले दुनिया के देशों में जब बात होती थी हिंदुस्तान की, तो भ्रष्ट देश, घोटाला वाला देश, हर दिन आने वाला एक नया घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लोगों के विचार बदलना चालू हुए। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 12 सालों में, 11 वर्षों में कोई गंभीर आरोप इस देश में नहीं लगा। ये माइंडसेट बदला है। पीछे क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कि इस विभाग में पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। इसलिए फेसलेस सर्विसेज हम लोग बढ़ा रहे हैं। जब आप कर्मचारी से आपका संपर्क नहीं होगा, विसंगति की गुंजाइश खत्म होगी। आपने कहा कि जितने वीडियोस बने, ये बने, हम वीडियोस की जांच कराते हैं, पुलिस अधीक्षक से जांच कराते हैं, स्थानीय प्रशासन से जांच कराते हैं और दोषी पाए जाने पर 100% कार्रवाई करते हैं। हम 13 लोगों को सस्पेंड कर चुके, ट्रांसफर कर चुके, हमने 6 लोगों को अटैच किया। हम लगातार इस मामले में कहीं कोई मरम्मत नहीं करते, सख्त कार्रवाई करते हैं। भविष्य में भी आपके माध्यम से जानकारियां हमको आती हैं, उस पर हम लोग आगे भी, अगर कोई विसंगति होगी, कोई किसी तरह की कोई अनियमितता होगी, तो मैं आपको एश्योर करता हूं किसी भी विसंगति को हमारा विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा।
मेरी एक बात से आप सहमत होंगे, ये आप इस तरह को क्यों नहीं, आप शिक्षक भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जितना बच्चा महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षक भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे परिवार में इस तरह की कोई चीज होती है तो बच्चों की रक्षा के लिए माता पिता आगे आता है कि नहीं, इसको भगाओ। तो शिक्षक भी एक पालक की स्थिति में होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें, सुप्रीम कोर्ट का ही मार्गदर्शन आया है कि हम यथासंभव स्कूल के प्रांगण आदि में इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं, ये हैं, इन सबसे इनको मुक्त करना है। और कोई शिक्षक हमारा एक अभिन्न अंग हमारे सिस्टम का। हम माता पिता के बाद अगर किसी को सर्वोच्च स्थान देते हैं, शिक्षक को देते हैं, तो बच्चे की रक्षा के लिए अपने घर में माता पिता इस तरह की चीज कर सकता है। और अगर शिक्षक कर देता है जो अच्छे भाव से कर रहा है, मुझे लगता है तो कोई संगति नहीं। मंत्री जी, रहते हैं वो भी इस तरह से जाते हैं, तो लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। वह अगर इकट्ठा होता तो इतनी मुझे लगता है हाहाकार नहीं बचती। सर मेरा समझ गया। दिल्ली में उसका सख्ती से पालन होता है। और जो गाड़ी दिल्ली में 10 साल चल सकती है वो मध्य प्रदेश में 15 साल चल सकती है। हाँ, और जो दिल्ली में 10 साल चलती है वो यहाँ 15 साल चल सकती है, प्रावधान है। दूसरा, हम लोग जो सख्ती कर रहे हैं कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको रोड से बाहर करना है। लगातार जांच चल रही है, पकड़ रहे हैं, उनको स्क्रैप करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पर पूरे समय काम कर रहा है। मेरा एक अनुरोध आपसे है, क्योंकि ये ऐसा है आदमी के जीवन से जुड़ा मामला है प्रदूषण। आप दिल्ली का जो बता रहे हो कि वो 300 पार कर चुका है। हम पराली जलती है, अब सरकार सख्त होती है, कार्रवाई करती है, तो आपके फ्रंट की खबर बनती है कि ये इस समुदाय को सरकार की यातना। हम कोई बड़े स्तर पर अगर इस तरह की पकड़ धकड़ करते हैं तो फिर आपका आता है कि गरीब बस ओनर के साथ ज्यादती पहले नहीं बताया गया, सीधा पकड़ने लगे। तो मुझे लगता है इन चीजों में समान रूप से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी तरफ से जैसे कई अखबार जागरूकता अभियान चलाते हैं, मैं देखता हूं उनके उन अभियानों के कारण बड़ा समाज में लाभ मिलता है। जो सरकार जिन चीजों पर आगे बढ़ रही है, अगर आपका भी सहयोग मिलेगा, उन जागरूकता अभियान में आपका पॉजिटिविटी के साथ आपका सहयोग मिलेगा, तो मुझे लगता है आप लोग आप लोगों ने जो आपको बताया ना फेसलेस सर्विसेज जो मंत्री जी, अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, मंत्री जी, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी हमने ऑनलाइन उसकी सुविधा कर दी है। अगर आपने विदेश जाना है तो ऑनलाइन आप पूरी प्रक्रिया पूरी करके उसको प्राप्त कर सकते हो। शायद एक बार जाना है उसके मंत्री जी, केवल एनरोलमेंट के लिए आपको जाना है। बहुत आसान व्यवस्था हमने चालू कराई। मंत्री जी, तो देखिए, हम लोगों ने शिक्षा विभाग में लगभग 100% शिक्षकों को स्कूल में भेजने का काम किया। ई अटेंडेंस के माध्यम से हमने ड्रॉप आउट 0% पर लाके खड़ा किया। हमने लगातार गिरती हुई एनरोलमेंट दर को आंशिक रूप से ही सही लेकिन बढ़ाने का काम किया। ये शिक्षा विभाग में हमारी उपलब्धियां हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने, जैसा हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि बड़ा बदनाम है, ऐसे है, मैं ऐसा नहीं मानता।
हर विभाग की अपनी कार्य पद्धति रहती है। कर्मचारी जो पब्लिक के संपर्क में जो कर्मचारी आता है, लगातार उनके बीच में काम करता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन हमने उसको फेसलेस करके, पारदर्शी व्यवस्था लागू करके, बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर, इस हमारी कोशिश है कि परिवहन विभाग की सारी सुविधाएं डिजिटली आपको ऑनलाइन मिले, घर पहुंच सेवा शुरू करें। भविष्य में हम ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ये सब आपको पासपोर्ट की तरह घर भेजने का हम काम करेंगे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री जी, इस वार्ता में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी